हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 15 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 15। और बेटे इससे पहले 14 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 14 तक सभी यूनिट्स को देख सकते हो और पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे यूनिट नंबर 15। और यूनिट नंबर 15 का नाम है बहुलक या पॉलीमर। तो आज हमें बहुलक या पॉलीमर अर्थात यूनिट नंबर 15 को स्टार्ट करना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुलक या पॉलीमर का क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे बहुलकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि हम बहुलकों का वर्गीकरण अर्थात पॉलीमर्स का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं और बहुलक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 15। और यूनिट नंबर 15 का नाम है बहुलक या पॉलीमर। तो हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं यूनिट यूनिट नंबर 15। आप भी लिखा करो साथ साथ। यूनिट नंबर 15 का नाम क्या है बेटे? बहुलक। या बहुलक को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर। POLYMER। तो हमें यूनिट नंबर 15 आज से स्टार्ट करनी है। और यूनिट नंबर 15 का नाम है बहुलक या बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। ये जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है बेटे, और इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि बहुलक का क्या मतलब होता है। क्या पढ़ेंगे बेटे? बहुलक का क्या मतलब होता है। तो हमने यहाँ लिखा है बहुलक, या आप लिख सकते हो पॉलीमर। अब बहुलक या पॉलीमर्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हमें समझना है। ठीक है बेटे, वास्तविकता तो ये है कि बहुलक या पॉलीमर उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु होते हैं। वृहद का मतलब बहुत बड़े बड़े। उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु होते हैं जो इकाइयों के, छोटी छोटी इकाइयों के बार बार पुनरावृत्ति होने से बनते हों। यानी एक इकाई जुड़ेगी, फिर उसके बाद दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, फिर चौथी इकाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इकाई क्या होती हैं। मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि इकाई का मतलब यहाँ क्या है। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत बड़े बड़े अणु, वृहद अणु, जिनका अणुभार होता है बहुत ज्यादा, और जो छोटी छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से जुड़कर बनते हैं, ऐसे बड़े बड़े अणुओं को हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। ठीक है, देखो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। सबसे पहले हमने जो हेडिंग लिखी है बहुलक, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है बेटे, तो हम लिख सकते हैं उच्च अणुभार, उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु। वृहद का मतलब होता है बहुत बड़े, जिएंट। वृहद अणु जो, आपको पता है ना, जब वो वृहद अणु होगा जभी, बड़ा अणु होगा जभी तो उसका अणुभार क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक अनेक किन से मिलकर बनते हैं? छोटी छोटी इकाइयों से। अनेक छोटी छोटी
इकाइयों, और वही इकाई बार बार जुड़ती चली जाएंगी, तो इसलिए मैं लिखूंगा छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से। पुनरावृत्ति तो आप समझते हो, रिपीटिशन, बार बार दोहराना, यानी कि वही इकाई जुड़ी, फिर वही इकाई जुड़ी, और फिर वही इकाई जुड़ी, और फिर वही इकाई जुड़ी। मतलब कहने की बात यह है कि उच्च अणु भार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, पुनरावृत्ति से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉमा, बहुलक, या बहुलक को हम कह सकते हैं पॉलीमर, बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है बेटे, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बहुलक या पॉलीमर का क्या मतलब होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अब ये डेफिनेशन कहां से आई है, उस बात के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ये बात है कि उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, यानी कि छोटी छोटी इकाइयां बार बार दोहराई जाती हैं, बहुलक कहलाते हैं। और बेटे एक बात और ध्यान रखनी है, चलो यहां कोमा लगाते हैं, एवं यह प्रक्रिया, या प्रक्रिया को आप घटना भी कह सकते हो, यह प्रक्रिया या घटना बहुलकन क्या कहलाती है, बहुलकन, या बहुलकन नहीं कहते हो तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है बहुलीकरण, या इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलीमेराइजेशन कहलाती है। अब आप देख लेना कि आपके विद्यालय में या आपके कोचिंग में या फिर आपकी बुक में इन शब्दों में से कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कि उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु, वृहद का मतलब बड़े बड़े, जिएंट, जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। एवं यह प्रक्रिया या यह घटना बहुलकन कहलाती है, या बहुलकीकरण कहलाती है, या बहुलीकरण कहलाती है, या पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसे कहते हैं बेटे बहुलीकरण या बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात बताता हूं, चलो आपको, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले एक अच्छी सी बात समझ लो बेटे, ये जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, पॉलीमर, ये जो पॉलीमर शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इनमें जो पहला शब्द है, पहला शब्द ग्रीक भाषा का है पॉली। ठीक है, क्या है, पॉली। और पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स तो होता है मैनी, मैनी माने तो पता है बहुत सारे। और दूसरा शब्द इसमें है मीरोस, MEROS, यहां लिख देता हूं MEROS। अब मीरोस का मतलब क्या है, मीरोस भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पार्ट्स। पार्ट्स माने हिस्से, अवयव, टुकड़े, इकाइयां। तो मतलब हमें ध्यान रखना है कि पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मीरोस। पॉली का मतलब होता है मैनी और मीरोस का मतलब होता है पार्ट्स। मैनी माने बहुत सारे, पार्ट्स माने हिस्से। जब बहुत सारे हिस्से, बहुत सारी इकाइयां आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उनके जुड़ने से जो भी हमें वृहद अणु मिलता है, बहुत बड़ा अणु मिलता है, जिसका अणुभार भी बहुत ज्यादा होता है, उस बहुत बड़े अणु को ही तो कहते हैं बेटे बहुलक या पॉलीमर। और बहुत बड़े अणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, उस प्रक्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं,
बहुलकन या बहुलकीकरण या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ दो चीज हैं, एक तो पॉलीमर और एक पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटे, चलो एक और अच्छी सी बात बताता हूं आपको यहाँ। ठीक है बेटे, देखो क्या, जिन छोटी छोटी, ध्यान से समझना बिल्कुल, जिन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से यानी दोहराने से, जिन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक का क्या होता है बेटे? निर्माण। जिन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे ना सब, उन्हें क्या कहते हैं? एक लक। ध्यान से समझ लेना बिल्कुल, एक लक वो इकाई है, उन्हें एक लक इकाई या आप कह सकते हो मोनोमर। क्या कह सकते हो? मोनोमर कहते हैं। ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि वे जो छोटी छोटी इकाइयां जिन्हें हम कह रहे हैं कि जिनके जुड़ने से, जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, उन छोटी छोटी इकाइयों को हम कहते हैं एकलक इकाई या फिर आप कह सकते हो मोनोमर। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझ में आएगा हमारे बहुत अच्छा। मान लो हमारे पास एकलक इकाई या मोनोमर है, ये मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये है हमारे पास एथ माने 2 कार्बन और ईन माने डबल बॉन्ड, एथीन है, और मैं इसे कह रहा हूं कि ये है एक एकलक या मोनोमर। एकलक को मोनोमर हम कह सकते हैं। और हमने इसके लिए हैं n अणु। n का मतलब 1000, 2000, 3000, 15000, 17000, 18000, कई लाख भी हो सकते हैं। तो यदि आपने बहुत सारे इथीन के अणु अर्थात बहुत सारे मोनोमर लिए हैं, n का मतलब कई हजारों में संख्या है n का मतलब, और इन्हें आपने इथीन के अणुओं को, किसके अणुओं को? इथीन के अणुओं को, जो क्या हैं? एकलक हैं, मोनोमर हैं, उन्हें प्रवाहित कर दिया है रेड हॉट ट्यूब में। रेड हॉट ट्यूब का मतलब रक्त तप्त नली, ऐसी नली जिसे गर्म करके लाल कर रखा है, रक्त जैसा लाल। तो यदि आप इथीन के बहुत सारे अणुओं को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हो तो क्या होता है कि इथीन के ये सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं। पहला इथीन, दूसरा इथीन, तीसरा इथीन, 50वां इथीन, 100वां इथीन, 1000वां इथीन, 2000वां इथीन, बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो बीच का डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपस में जुड़ेंगे तो मैं लिखूंगा होल n। तो इस तरीके से एक बड़ा अणु हमें प्राप्त होता है। ये तो सारे n के n अणु अलग अलग पड़े हुए थे, इसलिए हमने इन्हें कहा था मोनोमर। पर ये n के n अणु आपस में जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए हैं अभी समझाऊंगा मैं बिल्कुल आपको, कैसे जुड़ गए हैं। अभी तो सिर्फ इतना बात समझो कि ये जो इथीन मैंने बताया है, इथीन यहां लिखता हूं नीचे बेटे। इथीन क्या है? इथीन एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर या एक लक। मोनोमर का मतलब एक लक इकाई होता है या खाली एक लक कह दो। और ये इथीन में बहुत सारे इथीन, मैनी इथीन आपस में जुड़ गए हैं। और बेटे यहाँ मैनी किसे कहते हैं? पॉली को। तो ये इथीन तो है नहीं, बहुत सारे इथीन जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इथीन को कहेंगे पॉलीथीन। क्या कहेंगे? पॉलीथीन। तो इस तरह बनती है पॉलीथीन। ये वही पॉलीथीन है जिसमें आप अपना मार्केट में शॉपिंग करके लाते हो, आप सब्जियां लाते हो, बहुत सारा घर का सामान लाते हो, वो ही पॉलीथीन है। और पॉलीथीन बेटे एक है बहुलक या पॉलीमर। क्या है? बहुलक भी आप कह सकते हो, पॉलीमर भी आप कह सकते हो। तो इथीन तो हुआ एक लक। इथीन क्या हुआ? एक लक। यहां लिख देता हूं, चलो एक लक।
या एक लक नहीं कहते तो आप क्या कह रहे हो, मोनोमर। और ये हुआ एक बहुलक, ये क्या हुआ, बहुलक, या बहुलक को ही हमने कहा है पॉलीमर। तो ये जो एक लक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक बनाती हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण कह दो, या बहुलकन कह दो, या बहुलीकरण कह दो, या फिर आप कह सकते हो पॉलीमराइजेशन, मर्जी है आपकी, एक ही बात है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इथीन के बहुत सारे अणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं जिससे पॉलीथीन बना है। देखो मैं समझाता हूं, यहाँ थोड़ा सा रफ काम करते हैं, मैं मिटा दूंगा इसे, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो इथीन, इथीन का एक अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक अणु इथीन का, प्लस इथीन का दूसरा अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस इथीन का तीसरा अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस इथीन का चौथा अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस इथीन का पांचवा अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस यहाँ होगा और भी अणु, और बेटे इससे पहले भी होंगे और भी अणु। जब आप इन सारे अणुओं को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करोगे, रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करोगे, तो क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसमें से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां शिफ्ट करेगा। भाई डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो यही रहेगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। डबल बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर रहेगा, पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ दोनों को जोड़ने के लिए, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह, पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा दोनों अणुओं को जोड़ने के लिए, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ भी बेटे ऐसा ही होगा, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा, और पीछे से यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो होगा क्या, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद ये वाला CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाला CH2, सिंगल बॉन्ड ही तो बचा है, और यहाँ नया बॉन्ड आ गया है CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड फिर CH2, ये नया सिंगल बॉन्ड बना है CH2, डबल में से सिंगल रह गया CH2, नया सिंगल बॉन्ड बना है CH2, सिंगल रह गया CH2, नया बॉन्ड बना है CH2, सिंगल रह गया CH2, नया बॉन्ड बना है। तो ये CH2 आपस में जुड़ जाएंगे, इस तरह जुड़ते हैं। अब इतना बड़ा यदि 10,000 CH2 के अणु हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मान लो कितने हैं, 10,000 हैं, और उन्हें आपस में जोड़ना है, तो हम अपनी नोटबुक पे या हमारी जो किताब है कितनी जगह लिखेंगे, पूरी किताब ही भर जाएगी उसमें ही, एक ही रिएक्शन में। इसलिए हमने क्या करा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N अणु लिए हैं। N का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना हजार मान लो, कितने लाख मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटे। और ये कितना हम प्रोडक्ट कितना बड़ा बनाएंगे, हमने यहाँ लिखा है उच्च अणुभार वाले वृहद अणु। इतना वृहद अणु हम अपनी नोटबुक पर या किताब पर कैसे बना पाएंगे, इसलिए हमने कई हजार को यूं लिख दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ब्रैकेट में बंद करा और N लिख दिया बाहर। ये N का मतलब कई हजार ही है या कई लाख ही है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? तो इस तरीके से क्या होता है कि जब बहुत सारी एक लक इकाइयां आपस में बार बार जुड़ती हैं, यानी कि उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो उनकी पुनरावृत्ति से जो हमें उच्च अणुभार वाला वृहद अणु प्राप्त होता है, उस उच्च अणुभार वाले वृहद अणु को ही तो कहते हैं बेटे बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर। और इस घटना को और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलकीकरण या बहुलकन या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, आपकी मर्जी है, कुछ भी कहो। अच्छा चलो एक एग्जांपल और समझ लो, एक एग्जांपल और अच्छा समझ में आएगा। मान लो मेरे पास N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH Cl के हैं, Cl चलो नीचे लिख देते हैं। ये होता है बेटे विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। Cl को आप यहां भी जोड़ सकते हो, बराबर में लिख भी सकते हो, नीचे भी जोड़ सकते हो। ये विनाइल क्लोराइड है। क्या है बेटे, विनाइल क्लोराइड। और एक मोनोमर है,
मोनोमर को हिंदी में क्या कहते हैं? 1 लक। यदि आपने इसका भी बहुलकीकरण कर दिया, यदि आपने इसका कर दिया बहुलकीकरण, क्या कर दिया बेटे? बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन या बहुलकन, कुछ भी कह सकते हो आप। तो जब आप इसका बहुलकीकरण करोगे ना, तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी किसी का पाई बॉन्ड आएगा। तो हमें यहाँ ये पाई बॉन्ड किसी का आया है नया, और ये CH2 है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया, एक सिग्मा बॉन्ड बचा है, और ये CH है, और ये Cl है, और ये नया पाई बॉन्ड जो आगे शिफ्ट कर गया था यहाँ से। और इन सबको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे होल n। क्या लिखेंगे? होल n। तो यदि ये विनाइल क्लोराइड है, ये क्या हो जाएगा? पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली मीन्स मैनी, पॉली विनाइल क्लोराइड। बेटे पॉलीविनाइल क्लोराइड का तो नाम आपने बहुत कम सुना है, पर आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, PVC। पीवीसी के पाइप आते हैं ना प्लास्टिक के, देखे होंगे आपने पीवीसी के पाइप, बिजली की फिटिंग में, या फिर आपके घर में जो टंकी की फिटिंग होती है, वाटर की सप्लाई की फिटिंग होती है उसमें, या फिर ड्रेनेज नालियों की फिटिंग में हम प्लास्टिक के जो पाइप यूज करते हैं उसमें होते हैं पीवीसी के पाइप, लिखा होता है ऊपर PVC पाइप। तो पीवीसी किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक बहुलक है। तो यदि मैंने यहाँ 1 लक लिखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बहुलक या पॉलीमर। क्या लिखेंगे बेटे? बहुलक या पॉलीमर। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 1 लक का क्या मतलब है, और बहुलक का क्या मतलब है, और बहुलकीकरण का क्या मतलब है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो, अब जगह तो बची नहीं है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो अच्छा, पहले आप, फिर बात करेंगे अगली। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो देखो बेटे, एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि हमने जो 2 अभिक्रियाएं आपके सामने अभी लिखकर दिखाई हैं, उन दोनों अभिक्रियाओं में हमने n अणु लिए थे 1 लक इकाइयों के, और हमें प्राप्त हुए थे बहुलक। वो जो n अणु लिए थे ना बेटे, आप उन n अणुओं को ध्यान रखोगे, उसका मतलब क्या है? इन अभिक्रियाओं में n क्या होता है? n होता है 1 लक इकाइयों की संख्या, 1 लक इकाइयों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे, n का मतलब क्या होता है? 1 लक इकाइयों की संख्या। या फिर हम इसे कह सकते हैं, 1 लक इकाइयों की संख्या ना कहकर आप कह सकते हो बहुलकीकरण, बहुलकीकरण की मात्रा। हम बहुलकीकरण की मात्रा भी कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं बेटे? n को, जो n हमने लिखा था, n अणु लिए थे ना मोनोमर्स के। अच्छा चलो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो, जिन पॉलीमर्स में, पॉलीमर्स तो समझते हो, बहुलकों में n बराबर 100 होता है ना, n बराबर 100 होता है। देख लो ध्यान से, यदि आपको कोई ऐसा पॉलीमर दिखाई देता है जिसमें 1 लक इकाइयों की संख्या या बहुलीकरण की मात्रा अर्थात n का मान 100 होता है, उन्हें पता क्या कहते हैं? यहां लिखते हैं, उन्हें ओलिगोमर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटे? ओलिगोमर कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, या फिर दोबारा कोमा लगाओ आप। जिन पॉलीमर्स में n बराबर 100 होता है, यानी 1 लक इकाइयों की संख्या 100 होती है, या कह दो बहुलकीकरण की मात्रा 100 होती है, उन्हें ओलिगोमर कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला है कि हमें पता चल गया है पॉलीमर का क्या मतलब होता है, बहुलक का क्या मतलब होता है, और बहुलकीकरण या बहुलकन का क्या मतलब होता है। अब हम स्टेप पे मूव करेंगे, अगले वाले पे। अगला स्टेप देखो क्या है हमारा आज का। अब हमें पढ़ना है बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण, या आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स लिखते हैं, चलो बहुवचन बना देते हैं। आपको पता है बहु माने क्या होते हैं, बहुत सारे, लक माने एक लक। जब बहुत सारे एक लक आपस में मिलते हैं तभी तो बनता है बहुलक। बहुलकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो आप वर्गीकरण अनेक प्रकार से कर सकते हो, कई तरीके से हम बहुलकों का वर्गीकरण कर सकते हैं, पर यहां हम करेंगे चार प्रकार से। चार प्रकार से हम बहुलकों को वर्गीकृत करेंगे। इसमें जो पहला प्रकार है, नंबर एक, सबसे पहले किस आधार पर करेंगे? सबसे पहले करेंगे बेटे स्रोत के आधार पर, ठीक है, या स्रोत पर आधारित वर्गीकरण। समझ रहे हो ना आप? स्रोत पर आधारित वर्गीकरण, स्रोत कह दो या स्त्रोत कह दो, एक ही मतलब है। मतलब हमें देखना है कि कौन सा बहुलक कौन से स्रोत से हमें प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है। इस आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं तीन प्रकार के बहुलक? किस आधार पर होते हैं तीन प्रकार के? स्रोत के आधार पर, कि उन्हें कहां से प्राप्त किया गया है। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है ए, वो होता है बेटे प्राकृतिक बहुलक। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, प्राकृतिक बहुलक, या आप कह सकते हो नेचुरल पॉलीमर। क्या कह सकते हो? नेचुरल पॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा, प्राकृतिक का मतलब होगा कि ये जंतु व पादपों, पादपों माने प्लांट, में पाए जाते हैं। प्राकृतिक हैं तो बेटे जंतु और पेड़ पौधों में ही तो मिलेंगे बेटे, जभी तो इन्हें हम कह रहे हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक बहुलक वे हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं और पादपों में यानी प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे बहुलक हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन, बताओ, प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत मैंने आपको सिखाए थे। जब पोषक तत्व हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने एक शब्द याद कराया था, प्रोचिका खविज। वहां प्रोटीन के क्या कार्य हैं, प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसा होता है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो क्या प्रोटीन के सभी स्रोत जंतु और पौधे नहीं थे? जंतु और पौधे ही तो थे बेटे प्रोटीन के स्रोत। इसका मतलब प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। और बेटे सेल्यूलोज, अच्छा एक बात बताओ आप, प्रोटीन सबसे अधिक कौन सी दाल में होता है बताओ? सही कहा आपने, कौन सी दाल में बेटे? सोयाबीन की दाल। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है आपको। प्रोटीन भी एक प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, अर्थात प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज इसलिए एक प्राकृतिक बहुलक है। और बेटे स्टार्च, स्टार्च भी एक प्राकृतिक बहुलक है। यह भी हमें कहां से प्राप्त होता है? पौधों से, प्लांट से, पादपों से। स्टार्च के बहुत सारे सोर्स बताए थे, बहुत सारे फल और सब्जियां भी ऐसी हैं जिनमें स्टार्च होता है, बहुत सारे अनाज भी ऐसे हैं जिनमें स्टार्च होता है। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं बेटे? मंड। ठीक है, आप जो चावल बनाते हो ना खुले बर्तन में,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुकर में बनाते हैं चावल, जो खुले बर्तन में जैसे भिगोने में चावल बनाते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है व्हाइट कलर का, जिसे आप कहते हो कि मांड है, तो उसका सही नाम मांड नहीं है, उसका सही नाम मंड है, या उसे आप इंग्लिश में कहते हो स्टार्च। ठीक है, तो चावल से भी हमें स्टार्च प्राप्त होता है। इसके अलावा बेटे जो प्राकृतिक रबड़ है ना, चलो लिख देता हूं, प्राकृतिक रबर, आप रबर भी लिख सकते हो, रबड़ भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। प्राकृतिक रबड़ ऐसी रबड़ है जो पौधों से प्राप्त होती है, पौधों प्लांट्स के लेटेक्स से। किससे? लेटेक्स। बायोलॉजी वाले बच्चे समझ रहे होंगे लेटेक्स का क्या मतलब होता है, और कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास बायोलॉजी है और फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स पता क्या होता है बेटे? लेटेक्स होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें सफेद रंग का दूध निकलता है उनके अंदर से। यदि आपने कोई ब्रांच तोड़ दी, कोई शाखा तोड़ दी, कोई पत्ती तोड़ दी, या कोई भी पार्ट तोड़ दिया ये उस प्लांट का, तो उस प्लांट के अंदर से व्हाइट कलर का एक मिल्क जैसी चीज निकलती है, सफेद दूध जैसी, उसे कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं बेटे? लेटेक्स। तो आपने क्या कभी रबड़ प्लांट का नाम सुना है? रबड़ प्लांट, रबड़ प्लांट तो उसका नाम इसलिए ही है क्योंकि उसके लेटेक्स से हम शायद रबड़ बना सकते हो। इसके बारे में बायोलॉजी वाले टीचर्स को आपके शायद ज्यादा पता होगा। ठीक है, हमें तो यहाँ सिर्फ इतनी बात करनी है कि प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर बी, नंबर बी की बात करेंगे, संश्लेषित। नंबर बी है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक नाम से ही पता चल रहा है कि इनका हम संश्लेषण करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। तो ये मनुष्य द्वारा, ये मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में, ये मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका संश्लेषण किया जाता है प्रयोगशाला में, इसलिए हम इन्हें कहते हैं संश्लेषित बहुलक। ठीक है बेटे, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे हम बात कर सकते हैं प्लास्टिक की। ये जो प्लास्टिक है ये भी एक बहुलक है, पर मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, विभिन्न प्रयोग के आधार पर, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा या विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्लास्टिक को बनाया गया है। ठीक है बेटे, और पॉलीथीन, पॉलीथीन भी एक संश्लेषित बहुलक है या सिंथेटिक पॉलीमर है। इसी तरीके से नाइलॉन, नाइलॉन हो गया, और बेटे सिंथेटिक रबड़, या हिंदी में लिखेंगे संश्लेषित, संश्लेषित रबड़ आदि, ये सब क्या है बेटे? संश्लेषित बहुलक हैं या सिंथेटिक पॉलीमर हैं। अब आते हैं नंबर सी पर। कितने प्रकार के लिखे थे? स्रोत के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, एक होते हैं बेटे अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बहुलक, इसे समझना पड़ेगा ध्यान से कि अर्ध संश्लेषित बहुलक का क्या मतलब होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक बहुलक हैं उन प्राकृतिक बहुलकों में कुछ रासायनिक परिवर्तन करो और आपको कुछ नए बहुलक प्राप्त होंगे, उन्हें कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है बेटे, तो हम लिख सकते हैं कि ये प्राकृतिक बहुलकों में, ये प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक
प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। ठीक है बेटे, जो प्राकृतिक बहुलक है उनमें रासायनिक परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो इनके भी, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। ठीक है बेटे, इसी तरीके से सेल्यूलोज नाइट्रेट भी एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। ठीक है बेटे, या हम इसे कह सकते हैं हाफ सिंथेटिक पॉलीमर या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये तो हुआ नंबर 1 स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, कि हमें कहां से प्राप्त हुआ है वो बहुलक। अब हम बात करेंगे दूसरे आधार की, हेडिंग नंबर 2 की बात करेंगे। अब हम वर्गीकरण करेंगे बेटे संरचना के आधार पर। तो संरचना यानी बनावट, संरचना पर आधारित वर्गीकरण, संरचना पर आधारित वर्गीकरण कि संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटे यदि संरचना के आधार पर हम बात करते हैं तो इस आधार पर भी बहुलक 3 प्रकार के ही होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया जब वर्गीकरण की बात हमने की है तो 4 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्रोत पर आधारित, उसमें 3 प्रकार के बताए आपको, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। संरचना के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो भी 3 प्रकार के होंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रकार होगा ए करके लिखते हैं, ए में लिखते हैं रैखिक बहुलक। ठीक है, रैखिक तो समझते हो आप, लीनियर पॉलीमर। देखो रैखिक बहुलक में क्या होता है कि इसमें एक लक के अणु आपस में जुड़कर बहुलक की रैखिक श्रृंखलाएं बनाते हैं। इनमें एक लक के अणु, समझ रहे ना, एक लक के अणु जुड़ेंगे आपस में जुड़कर, एक लक के अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बहुलक की रैखिक श्रृंखलाएं। क्या बनाते हैं बेटे, बहुलक की रैखिक श्रृंखलाएं बनाते हैं। ये आपस में जुड़ेंगे और रैखिक श्रृंखलाएं बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे एक रैखिक श्रृंखला ये है, 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 एक रैखिक श्रृंखला ये है। ऐसी ऐसी रैखिक श्रृंखलाएं बनेंगी और वे रैखिक श्रृंखलाएं इसी तरीके से व्यवस्थित होंगी, यानी एक दूसरे के समांतर होंगी, जुड़ी होंगी। इस प्रकार जुड़ने को हम कहते हैं संकुलित होना। क्या कहते हैं, इकट्ठा होना, संकुलित होना। तो ये बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, संकुलित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में साफ सफाई करने के लिए होती है झाड़ू। क्या होती है, झाड़ू। तो झाड़ू में बहुत सारी इस तरीके से क्या होती हैं, सीखें होती हैं बहुत सारी, और वे सीखें आपस में जुड़ी होती हैं। बिल्कुल एक श्रृंखला एक सीख जैसी है और बहुत सारी सीखें जब आपस में जुड़ती हैं एक झाड़ू बनती है, बहुत मजबूत बनती है। फिर उन सीखों का अलग होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां यूनिटी डेवलप हो जाती है, एकता विकसित हो जाती है। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटे। इसमें भी क्या होता है, हमने ये बात तो लिख दी कि इनमें एक लक के अणु आपस में जुड़कर बहुलक की रैखिक श्रृंखलाएं बनाते हैं।
भाई एक लक के अणु तो इनके अंदर होंगे। एक रैखिक श्रृंखला जो बहुलक की बनी है, ये बनी है इस लाइन के अनुसार जो हमने लिखी है। पर ये रैखिक श्रृंखलाएं आपस में संकुलित भी होती हैं। क्या होती हैं? संकुलित। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बताऊंगा मैं अगली बात। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे रैखिक बहुलक में हमने पढ़ा है कि एक लक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी और बहुलक की श्रृंखलाएं बनाएंगी। क्या बनाएंगी? श्रृंखलाएं। और वे श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ संकुलित होंगी, जुड़ी होंगी, जैसे झाड़ू में बहुत सारी सीखें जुड़ी होती हैं। समझ में आई ना बात? तो हमें एक बात पता चली है कि जो श्रृंखलाएं बनती हैं वे आपस में क्या होती हैं? संकुलित होती हैं। यहां से लिखते हैं, ये रैखिक श्रृंखलाएं, ये रैखिक श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं? संकुलित, यानी जुड़ी होती हैं। आपस में संकुलित होती हैं, संकुलित होती हैं। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको बताया जैसे झाड़ू की एक सीख लोगे तो वो उतनी मजबूत नहीं होती है, पर जब उसी झाड़ू में बहुत सारी सीखें एक साथ संकुलित हो जाती हैं तो वो झाड़ू तो बहुत मजबूत हो जाती है बेटे। इसी तरीके से यदि रैखिक बहुलक की केवल एक श्रृंखला की हम बात करते हैं तो एक श्रृंखला इतनी मजबूत नहीं होती है, पर यदि उसी रैखिक बहुलक की बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएंगी, संकुलित हो जाएंगी, झाड़ू बन जाएगी, झाड़ू जैसी स्ट्रक्चर उसकी आ जाएगी, तो वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस, मजबूती, एकता, यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है बेटे? और संकुलित होने के कारण मैं कह सकता हूं कि इसके कारण इनके गलनांक, घनत्व और त्वरण सामर्थ्य बहुत ज्यादा उच्च हो जाती है। तो यहां लिख सकते हैं, जिसके कारण इनके क्या बेटे? इनके गलनांक भी उच्च होंगे। किनके? रैखिक बहुलकों के। इनके गलनांक भी बहुत ज्यादा होंगे और बेटे इनका घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा, और इनकी जो तनन सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य यानी कि खींचने की क्षमता, तनन सामर्थ्य उच्च होते हैं। उच्च माने अधिक, उच्च माने अधिक। 2 बार लिख दिया, चलो अच्छा लिखने दो। उच्च या अधिक होते हैं। ठीक है बेटे? देखो हमें पता चला है कि जो रैखिक श्रृंखलाएं हैं वे आपस में क्या होती हैं? संकुलित होती हैं, जिसके कारण इनके गलनांक, इनके माने रैखिक बहुलकों के, इनके गलनांक क्या होते हैं? और घनत्व और तनन सामर्थ्य क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटे? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलो अच्छा, इसके रैखिक बहुलक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली जो पॉलीथीन है ना, इसे आप HD पॉलीथीन भी कह सकते हो। ठीक है? HD पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन एक रैखिक बहुलक है। और बेटे PVC भी, PVC तो समझते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और बेटे नाइलॉन, नाइलॉन कृत्रिम रेशा है, नाइलॉन। ठीक है? कृत्रिम बहुलक है नाइलॉन। तो हमें पता चला है कि एक तो HD पॉलीथीन रैखिक बहुलक है, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड भी रैखिक बहुलक है, और नाइलॉन भी रैखिक बहुलक है। तो ये तो था नंबर A, रैखिक बहुलक। अब हम बात करते हैं नंबर B की। नंबर B होता है बेटे शाखित। क्या होता है? शाखित बहुलक। शाखित बहुलक या ब्रांच्ड पॉलीमर। शाखित बहुलक पता कैसा होता है बेटे? ऐसा होता है, देखो यहां बनाता हूं।
मान लो एक श्रृंखला है और ये दूसरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं इस तरीके से, और इसमें भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। ठीक है, जब इनमें शाखाएं निकली होंगी ना, तो ये आपस में संकुलित नहीं हो सकते हैं। यदि इन श्रृंखलाओं में कोई शाखा नहीं होगी तो ये श्रृंखलाएं आपस में बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगी, जैसे झाड़ू की सीखें बहुत नजदीक आ जाती हैं, और एक स्ट्रांगनेस डेवलप होगी, एक मजबूती विकसित होगी। पर यहाँ तो ये शाखाएं इनके अंदर निकली हुई हैं, ब्रांच निकली हुई हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास बहुत सारी शाखाएं हैं किसी पेड़ की या किसी पौधे की, और उनमें से प्रत्येक शाखा में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे क्या हैं, कांटे या ब्रांचेज हैं। तो यदि बहुत सारी शाखाएं या कांटे या ब्रांचेज निकले होंगे तो क्या उन लंबी लंबी शाखाओं को आप इस प्रकार से संकुलित कर सकते हो जैसे एक झाड़ू की सीखें संकुलित हो जाती हैं? बहुत मुश्किल होगा ये काम। संकुलन तो आप कर दोगे पर वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि शाखित बहुलक में क्या होता है कि इनकी श्रृंखलाओं में शाखाएं होती हैं। चलो लिख देता हूं मैं इस बात को, इनकी श्रृंखलाओं में, इनकी श्रृंखलाओं में शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटे? शाखाएं होती हैं इनकी श्रृंखलाओं में। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिसके कारण समस्या क्या होगी बताओ? जिसके कारण ये संकुलित, संकुलित माने पैक होना, पैकिंग को कहते हैं संकुलन। जब आप यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे वहां आपको बताया गया था क्लोज्ड पैकिंग या निबिड संकुलन, बताया था ना, क्लोज्ड पैकिंग या निबिड संकुलन। तो संकुलन किसे कहते हैं, संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो इनकी श्रृंखलाओं में क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, जिसके कारण ये संकुलित नहीं हो पाती हैं। जब शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, तो संकुलन उतना अच्छा होगा ही नहीं, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः इनके, देखो क्या क्या चीज है, इनके क्या क्या देखे थे हमने ऊपर, गलनांक, इनके गलनांक, कोमा घनत्व तथा तनन सामर्थ्य, तथा तनन सामर्थ्य निम्न, निम्न का मतलब तो समझते हो आप, कम होते हैं। अब बताओ समझ में आई क्या बात? पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना कि रैखिक बहुलकों के गलनांक अधिक क्यों होते हैं जबकि शाखित बहुलकों के गलनांक कम क्यों होते हैं? तो इनसे तो कम ही होंगे रैखिक बहुलकों से। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, चलो इसके शाखित बहुलक का एक एग्जाम्पल याद रखना है आपको, निम्न घनत्व पॉलीथीन। पॉलीथीन हिंदी में लिख लिया करो आप, एक ही बात है, या इसे कहते हैं एलडी पॉलीथीन। एलडी माने लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। हमारी गवर्नमेंट ने जो बैन की है वो एलडी पॉलीथीन बैन की है, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं हो पाती है। ठीक है, एचडी पॉलीथीन को गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। तो ये था हमारा शाखित बहुलक। अब हम मूव करते हैं नंबर सी पर, और इसे कहते हैं तिर्यक आबंधित या जालक बहुलक। तो हम लिख सकते हैं तिर्यक माने तिरछा, तिर्यक आबंधित, तिर्यक आबंधित, या इसका एक और नाम है जालक, या नेटवर्क भी कह सकते हो आप जालक को। जालक बहुलक एक तरह का जाल बना होता है इनमें। तिर्यक आबंधित माने तिरछे रूप से भी जुड़े होंगे, जिससे एक जाल बन जाएगा। किस तरह जुड़े होंगे देखो मैं बताता हूं आपको।
मान लो एक श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला है, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ये इस तरह जुड़े होंगे। देखो ये आपस में दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, यहाँ जुड़ी हैं, यहाँ जुड़ी हैं, यहाँ जुड़ी हैं। तो इस तरीके से श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होंगी। और कौन से बंध होंगे जो श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ते हैं? सह संयोजक बंध होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहां से लिखते हैं बेटे, इनकी जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है ना, कैसी श्रृंखलाएं? बहुलक श्रृंखलाएं। बहुलक श्रृंखलाएं आपस में सह संयोजक, आपस में सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़कर, आपस में कौन से बंधों द्वारा जुड़ेंगी बेटे? सह संयोजक बंधों द्वारा, और एक जाल का निर्माण करेंगी, जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूं, जब जाल बन जाएगा ऐसा, तो ये जो बॉन्ड है ना बहुत मजबूत है, और मजबूत है तो इसलिए इनके गलनांक, इनकी तनन सामर्थ्य और इसके अलावा इनके घनत्व वे उच्च होते हैं, ध्यान रखना है। अतः इनके गलनांक भी इनका उच्च होगा, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा गलनांक होगा इनका, रैखिक बहुलक से भी ज्यादा होगा। इनके गलनांक, घनत्व व तनन सामर्थ्य सबसे उच्च, या उच्चतम भी लिख सकते हो आप, यानी सबसे अधिक। सबसे का मतलब इन तीनों की बात हम कर रहे हैं, रैखिक बहुलक की और शाखित बहुलक की और तिर्यक आबंधित या जालक बहुलक की, सबसे अधिक होते हैं। मतलब सबसे बढ़िया इसमें जो है ना, ये तो यहाँ मुझे बोर्ड पे 2D स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, द्विविमीय संरचना बनानी पड़ती है। रियलिटी तो ये है कि जो जालक बहुलक या तिर्यक आबंधित बहुलक या नेटवर्क पॉलीमर होता है ना, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका त्रिविमीय संरचना होती है। यहाँ तो आपको एक प्लेन में मैंने दो श्रृंखलाएं बना दी, उन्हें आपस में जोड़ दिया, पर वास्तविकता तो यह है कि स्ट्रक्चर तो इसका 3D होता है ना, और 3D स्ट्रक्चर में तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा चलो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी बेकेलाइट का, मैंने पढ़ाया भी आपको कई बार। बेकेलाइट एक जालक बहुलक है, पता है ना आपको बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट होता है जो आपके घरों में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, आपकी लाइट या पंखे या और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें ऑन ऑफ करने के लिए तो वे स्विच लगे होते हैं जिस प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बेकेलाइट है। बल्ब के होल्डर बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करने का स्विच या रेगुलेटर बेकेलाइट के बने होते हैं। वे इसलिए होते हैं बेकेलाइट के क्योंकि बेकेलाइट एक बहुत, इसका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा है। यदि कहीं से आपका बिजली का कनेक्शन, कोई वायर थोड़ा लूज भी रह जाता है, ढीला रह जाता है, तो वहां स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग होने से क्या होता है बेटे? स्पार्किंग होने से हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो आपका जो वो स्विच है या रेगुलेटर है या फिर होल्डर है वो गर्म हो जाएगा, और यदि वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा, और पिघलने के साथ साथ उसमें आग भी लग सकती है। तो हमें ऐसी प्लास्टिक यूज करनी पड़ेगी जो वास्तविकता में मजबूत हो और जिसमें आग ना लगे, जो पिघल ना पाए। कौन नहीं पिघलेगा? जिसका गलनांक अधिक होगा। कैसा होगा? सबसे अधिक होगा, सबसे उच्च होगा, और वो क्या है? बेकेलाइट। तो इसलिए हम बिजली के काम में बहुत सारा बेकेलाइट का यूज करते हैं, चाहे आपका किसी इंस्ट्रूमेंट का प्लग हो, प्लग तो उसे कहते हैं जो सॉकेट के अंदर घुसता है,
या फिर सॉकेट हो या स्विच हो या होल्डर हो या कहीं भी ऐसी चीज जहां हमें बिजली के तार को जोड़ना है और तार लूज रह सकता है, ढीला रह सकता है। ठीक है बेटे। वैसे मैंने आपको बैकेलाइट बनाना सिखाया था, बैकेलाइट कैसे बनता है अब दोबारा फिर सिखा दूंगा मैं, इस चैप्टर में तो डिस्कस करेंगे ही। एक होता है बेटे मेलेमीन। मेलेमीन मैं लिख रहा हूं हिंदी में, वैसे इसका सही नाम मेलामाइन है। मेलामाइन तो आपने सुना होगा। आजकल आपने ऐसी क्रॉकरी, ऐसे बर्तन देखे होंगे जो प्लास्टिक जैसे दिखाई देते हैं, पर वास्तविकता में वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। मतलब वो प्लेट आपको प्लास्टिक जैसी नजर आएगी, और वो प्लेट किस चीज की बनी होती है? मेलामाइन की। जब आप शादियों में या पार्टियों में जाते हो तो वहां खाना आपको प्लास्टिक के अजीब तरह के बर्तनों में मिलता है। वे प्लेट्स कांच की नहीं होती हैं, वे चीनी मिट्टी की नहीं होती हैं, वे जिस प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती हैं उसे कहते हैं मेलामाइन। वैसे डॉक्टर्स का मानना यह है कि हमें गर्म खाने को प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, पर इसकी एक शर्त है। हम उस प्लास्टिक के बर्तन की बात कर रहे हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। ध्यान से सुन लो, दिमाग में घुसा लो इस बात को अपने, बिल्कुल 100%। यदि प्लास्टिक ऐसी है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है तो ऐसे प्लास्टिक के बर्तन में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और यदि प्लास्टिक ऐसी है जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होती है, या फिर वो ताप के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, टेम्परेचर चेंज होने से कोई रिएक्शन नहीं करती है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनाती है, जैसे बैकेलाइट, जैसे मेलामाइन, तो ऐसे प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, इसीलिए तो हम विज्ञान को पढ़ते हैं बेटे। देखो चलो, मेलामाइन हो गया। मेलामाइन के बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख सकते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड से बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यहां मैं लिख देता हूं आदि। देखो जब हम फॉर्मल्डिहाइड पढ़ रहे थे, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक यूनिट पढ़ाई थी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड में मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड भी पढ़ाया था, और फॉर्मल्डिहाइड में मैंने आपको बैकेलाइट भी बनाना सिखाया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए सारे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। अच्छा, फिर हम तीसरे आधार पर वर्गीकरण करेंगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे बेटे, वर्गीकरण करेंगे तीसरे आधार पर, और तीसरा आधार है संश्लेषण, यानी बनाने का तरीका। संश्लेषण के आधार पर, या संश्लेषण पर आधारित भी कह सकते हो आप, संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, कि बहुलक संश्लेषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से पूछा जाता है, ध्यान रखना है सबको। ये मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यदि संश्लेषण के आधार पर आप बहुलकों को समझना चाहते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं बेटे, बस। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अब वे कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ए, पहला प्रकार, योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। देखो इसे समझेंगे सबसे पहले, योगात्मक बहुलक का क्या मतलब है, या इसे आप श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कह सकते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पता क्या है बेटे, जब आपके पास डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एकलक इकाइयां हैं और उन्हें आप जोड़ रहे हो आपस में, तो इस प्रकार बनने वाले बहुलक को कहते हैं योगात्मक बहुलक। बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जब द्विबंध या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड,
जब द्विबंध या त्रिबंध वाले एक लक द्विबंध या त्रिबंध वाले एक लक अणु आपस में जुड़ते हैं तो योगात्मक बहुलक बनते हैं। ठीक है, तो बनते हैं बेटे योगात्मक बहुलक। मतलब आपको पता है योगात्मक अभिक्रिया तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ही होती है, ये बात तो पता है आपको कि योगात्मक अभिक्रिया या तो डबल बॉन्ड पर होती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पर होती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके बनते समय, इनके माने किनके, बताओ किनके, योगात्मक बहुलकों की बात कर रहे हैं। योगात्मक बहुलकों के बनते समय बेटे, इनके बनते समय कोई सरल अणु कैसा, देखो बिल्कुल ध्यान से समझा करो। कोई सरल अणु, जैसे सरल अणुओं में जैसे आप ध्यान रख सकते हो, जैसे HCl, जैसे H2O, जैसे NH3 आदि नहीं निकलते हैं। नहीं निकलने का मतलब साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं निकलते हैं, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं निकलते हैं। देखो योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक में बताया कि जब द्विबंध और त्रिबंध वाले एक लक अणु आपस में जुड़ेंगे तो योगात्मक बहुलक बनेगा, और इस प्रोसेस में कोई सरल अणु नहीं निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, एक साइड प्रोडक्ट की तरह, एक सह उत्पाद की तरह, जैसे HCl, H2, NH3, ये चीजें नहीं निकलेंगी बिल्कुल भी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं योगात्मक बहुलक का, देखो ध्यान से एग्जाम्पल। मान लो आपके पास N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2 के हैं, पता है सबको क्या है, ये एथीन है, यानी कि ये है एक लक कह दो या मोनोमर कह दो, एक ही बात है। जब आप इसका बहुलकीकरण करते हैं, क्या करते हैं, बहुलकीकरण, मैं इसे कहूंगा योगात्मक बहुलकीकरण, कह सकते हैं ना योगात्मक बहुलकीकरण, क्योंकि योगात्मक बहुलकीकरण डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड मोनोमर्स यूनिट में ही होता है, या द्विबंधित या त्रिबंधित एक लक इकाइयों में ही होता है। तो क्या होगा, ये सारे जुड़ जाएंगे, N का मतलब कई हजार हैं, सारे जुड़ जाएंगे आपस में, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे इनके पास। कैसे बॉन्ड आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, और ये लिख दिया होल N, तो ये बन गया, ये तो इथीन था, ये क्या बन गया बेटे, पॉलीथीन। क्या बना है, पॉलीथीन। और पॉलीथीन एक क्या है, लिख देता हूं चलो, योगात्मक बहुलक है। क्या है, योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमर। ठीक है बेटे, तो योगात्मक बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनके बनते समय कोई साइड प्रोडक्ट ना निकलता हो। ध्यान से सुनो, जिनके बनते समय कोई साइड प्रोडक्ट ना निकलता हो, क्योंकि वे जिन एक लक इकाइयों से मिलकर बनते हैं वे या तो डबल बॉन्डेड होती हैं या फिर कैसी होती हैं, ट्रिपल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड यदि मोनोमर यूनिट मिल जाएंगी तो उनमें तो साइड प्रोडक्ट निकलने के कोई चांस है ही नहीं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CHCl। ध्यान से देखो, Cl को इस बार मैंने नीचे नहीं जोड़ा है, बराबर में ही लिख दिया है। क्या है, विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। क्या है बेटे, विनाइल क्लोराइड। यदि विनाइल क्लोराइड के आप N अणु लेते हो, कितने अणु लिए हैं, N, और आप करते हो योगात्मक बहुलकीकरण, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHCl, और यहां भी बॉन्ड, और ये सारे जुड़ जाएंगे, होल N बन जाएगा। ये बन जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसे सारी दुनिया कहती है PVC। PVC के पाइप हैं, बहुत बढ़िया पाइप है, PVC कंपनी का पाइप है। भाई PVC किसी कंपनी का नाम थोड़ा ही है,
पीवीसी तो इस प्रोडक्ट का नाम है, इस बहुलक का नाम है। पीवीसी कोई कंपनी थोड़ा ही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप कभी भी देख लेना प्लास्टिक के पाइप के ऊपर यह जरूर लिखा होगा पीवीसी पाइप। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। अब हम आते हैं नंबर बी पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। इसे कहते हैं बेटे संघनन बहुलक। संघनन या पद वृद्धि, संघनन या पद वृद्धि, ध है ये, पद वृद्धि बहुलक। देखो इसका मतलब क्या है। संघनन, कंडेंसेशन पॉलीमर भी इसे कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। आपके पास यदि बहुलक इकाइयां ऐसी हैं ना जिनमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, सुनो ध्यान से, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाली बहुलक इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं ना तो बनता है संघनन बहुलक। और इसे संघनन बहुलक पता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सरल अणु सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे H2O निकल गया, जैसे HCl निकल गया, NH3 निकल गया। जहां बहुलक इकाइयां जुड़ते समय कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है वो तो होता है योगात्मक बहुलक। और जहां एक लक इकाइयों के जुड़ते समय, मोनोमर यूनिट्स के जुड़ते समय कोई साइड प्रोडक्ट निकलता है, सरल अणु निकलता है H2O, HCl, NH3, वे होते हैं संघनन या पद वृद्धि बहुलक। ठीक है बेटे, तो हम यहां लिख सकते हैं दो या अधिक, दो या दो से अधिक भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया दो या अधिक क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वाले एक लक, समूह वाले एक लक अणु लिखते हैं बेटे, एक लक अणु आपस में जुड़कर संघनन बहुलक बनाते हैं। संघनन बहुलक पता क्यों कहा इसे, लिख देते हैं चलो, क्योंकि इनके बनते समय सरल अणु जैसे H2O, HCl, NH3 आदि निकलते हैं। निकलने का मतलब साइड प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाते हैं। तो जिनके बनते समय साइड प्रोडक्ट बनेगा सरल अणु के रूप में वो तो संघनन बहुलक होगा। ठीक है बेटे, और जिनमें नहीं निकलेंगे वो होगा योगात्मक बहुलक। चलो एग्जाम्पल देख लो, चलो अच्छा यहां लिखते हैं एग्जाम्पल। मान लो आपके पास N अणु हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये लिखा है मैंने NH2, देख लो ध्यान से क्या लिखा है, NH2 लिखा है, H दोनों अलग दिखा दिए, NH2, ये लिखा है CH2 का होल 6, और उधर मैं लिखूंगा NH2, देखो NH2, ये लिख दिया NH2। ये जो कंपाउंड लिया है, जो यौगिक लिया है, या यूं कह दो मोनोमर इकाई ली है, इसका नाम है बेटे हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सा माने 6, मिथाइलिन माने CH2, और डाइअमीन, एक NH2 यहाँ है, एक NH2 यहाँ है, लिख देता हूं नाम हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये लिया है हमने। और इसका रिएक्शन हमें करना है एडिपिक एसिड के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो, N अणु लेंगे हम एडिपिक एसिड, देखो COOH लिखा है ना, COOH उल्टा। अब हम लिखेंगे CH2 का होल 4, और इधर भी लिखेंगे COOH। ठीक है, ये है एडिपिक एसिड, यहां लिख सकते हो आप एडिपिक एसिड। तो एक तो लिया हमने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एक लिया एडिपिक एसिड।
जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना, कहाँ लिखूं इस रिएक्शन को, यहाँ लिख दूं क्या? जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से तो निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH। देख लो ध्यान से, H2O निकलेगा, सरल अणु निकला है, सहाय उत्पाद के रूप में, साइड प्रोडक्ट के रूप में सरल अणु निकला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो संघनन बहुलक होगा या पद वृद्धि बहुलक होगा। ठीक है, क्या होगा? चलो खैर, यहाँ जल के अणुओं की संख्या भी n ही दिखा दो, क्योंकि हमने n तो लिए हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, n ही अणु लिए हैं एडिपिक एसिड के, तो n ही अणु जल के निकल जाएंगे। यहां से हमेशा ध्यान रखना, यहां से ये H निकलेगा पहले वाले के साथ और ये निकल गया, और इसका भी ये OH निकलेगा अगले वाले के साथ। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें लिखना है सिंगल बॉन्ड NH। देखो मैं छोटा छोटा लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड NH, ये तो सिंगल बॉन्ड NH आया इसका। फिर CH2 का होल 6, यहाँ लिखते हैं CH2 का होल 6। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड चलो लगा दो NH, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CO, ये NH और CO के बीच यहाँ बना है बॉन्ड, और फिर CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, और फिर सिंगल बॉन्ड CO, और यहाँ भी बॉन्ड होगा जैसे यहाँ बॉन्ड होगा। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? N, ये N अणु आपस में जुड़ जाएंगे। देखो N दिखाई दे रहा ना आपको? चलो थोड़ा इस ब्रैकेट को ऐसे करके लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ N, अब भी नहीं दिखाई देने का। N, ये ऐसे ऐसे N अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे बेटे? कितने बनेंगे बताओ? N अणु आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं नाइलॉन 6,6। जो हमारे पास पॉलीमर बना है इसका नाम होता है नाइलॉन 6,6। इस नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, या आप इसे इस नाम से पुकारते हो, नाइलॉन 6,6। कब बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से। हमने इसे संघनन बहुलक में पता क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें बना है साइड प्रोडक्ट H2O। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, यदि यहाँ जगह है तो कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो मान लो हमारे पास N अणु हैं, COOH लिखा है, देखो COOH, और ये बेंजीन रिंग बनाई है, ये बेंजीन रिंग है, और इधर भी लिख दिया COOH। ये है बेटे, इसे कहते हैं, चलो हिंदी में लिखता हूँ, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक अम्ल लिखना चाहिए। ये है, ध्यान रखना पेपर में आ जाता है ना इसका नाम। और आप N अणु ही ले लो इथाइलिन ग्लाइकोल के, यानी कि इधर भी आपके पास OH है, इधर CH2 है, CH2 है, और इधर भी OH है। इथाइलिन ग्लाइकोल के आपने N अणु ले लिए, इसे H को इधर लिखो चलो, अच्छा, जिससे हम रिएक्शन को समझ पाए। इस तरह ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है ना, यदि आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे ना तो क्या होगा कि यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। ठीक है, बहुलकीकरण यदि हम करेंगे, आगे लिख दें, चलो यहां लिख देंगे, चलो तो यहां भी क्या निकलता है? H2O निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से तो निकला हमारा क्या? H, देखो यहां से H निकला, यहां से भी निकाल दिया। OH, यहां से भी मैं OH निकाल दूंगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है प्रोडक्ट? ध्यान से देखना है आपको कि यहां तो आता है COO। क्या आता है बेटे? COO। लिख दूं यहां, ये ब्रैकेट लिखो और यहां लिखो, इस तरफ लिखो उल्टा O, इस तरह COO, तो ये आएगा। COO के बाद क्या आएगा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बनाओ, ये आएगा रिंग, ये आ गया रिंग। रिंग के बाद फिर क्या आएगा? फिर आएगा फिर COO, ये लिख दिया हमने COO, और COO के बाद क्या जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से CH2, फिर CH2, यहाँ आएगा CH2 और फिर CH2, और फिर ये ब्रैकेट बंद।
क्योंकि OH तो वहां से चला गया। ठीक है बेटे, और इसे हम लिख सकते हैं होल N। क्या लिख सकते हैं? होल N, इस तरह। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आपको, कुछ बुक्स में ऐसे कर रखा है कि COO यहाँ ना लिख के उन्होंने यहाँ लिख रखा है CO। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो लिख दिया CO, और जब यहाँ से एक O उन्होंने कम कर दिया तो उस O को फिर यहाँ दिखाया है उन्होंने। कैसे दिखाया है देखो, मैं बताता हूँ। ये है CH2 और यहाँ दिखाया है O। तो आप इधर भी और इधर भी कहीं भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है कि कहाँ से H निकला है, कहाँ से OH। यदि आप यहाँ से OH निकालते हो, यहाँ से H निकालते हो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यदि यहाँ से H, यहाँ से OH निकालते हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। डिपेंड, एक बात ध्यान रखनी है, ज्यादातर इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से निकलता है H। नॉर्मली तो हमें इस बात का पता होता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। पर यदि रिएक्शन मैकेनिज्म को आप देखोगे तो आप नॉर्मली इस बात को महसूस करोगे कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकला है? H। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन देखो, एडिपिक एसिड COOH में से OH निकला है, इसी तरह टरफेलिक एसिड में से OH निकला है। तो ऐसा यदि आप मान के चलोगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये टरफेलिक एसिड था, और ये जो दूसरा हमने लिया था इसका नाम क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल था ना। ये था इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और जो हमें प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट का नाम है टेरिलीन। टेरिलीन है, क्या है बेटे? टेरिलीन। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, इसे डेक्रोन भी कहते हैं, डेक्रोन। टेरिलीन को डेक्रोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसे एक नाम और है इसका, वो भी लिख लो, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, ठीक है, एस्टर है ना इसमें बीच में, देखो पॉलीएस्टर। या शॉर्ट में लोग बोल देते हैं इसे पॉलिस्टर, कि पॉलिस्टर है। पॉलीएस्टर इसका सही नाम है, POLY, पॉली, ESTER, एस्टर। तो हमें यहाँ समझना है कि संश्लेषण के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक बहुलक और संघनन या पद वृद्धि बहुलक। बस आपको ये बात समझनी है कि योगात्मक बहुलक में तो कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, चाहे आप इस रिएक्शन को देख लो या इसे देख लो। जबकि संघनन या पद वृद्धि बहुलक में साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? साइड प्रोडक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे चौथे प्रकार से वर्गीकरण। तो आप लिख सकते हो आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। यदि हम बहुलकों का वर्गीकरण करते हैं आणविक बलों के आधार पर, तो इस आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इस आधार पर होते हैं बेटे बहुलक चार प्रकार के। चार प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से चार प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। इसमें सबसे पहले नंबर A हम लिखेंगे प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक। देखो, प्रत्यास्थ बहुलक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो बहुलक हैं इनकी श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करता है। जब श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करेगा तो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होंगी, और यदि उन श्रृंखलाओं को आप खींच दोगे तो फिर दोबारा वे वापस आ जाएंगी। यानी उनके अंदर किसका गुण होगा? प्रत्यास्थता का गुण होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करते हैं। इनकी श्रृंखलाओं के बीच
इनकी श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे बेटे, जब इनकी श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतराण्विक बल कार्य करेंगे तो इनमें एक प्रत्यास्थता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अतः हो जाएगा या नहीं? अतः इनमें प्रत्यास्थता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बात तो है, चलो इनमें प्रत्यास्था का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो बात तो ठीक है, पर बेटे इनमें प्रत्यास्था का ये गुण बहुत कम होता है। यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं परंतु करके। परंतु ये गुण माने प्रत्यास्था का गुण, इनमें बहुत कम होता है। बहुत कम पता क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ना, वो दुर्बल है। लिखा हुआ है दुर्बल अंतर आणविक बल। जब अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल है तो वापिस खींच के आने के चांसेस कम हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? कम होता है। अब यदि कोई आपको कह दे कि हमें तो प्रत्यास्थता इसकी बढ़ानी है, तो प्रत्यास्थता बढ़ाने का तरीका है एक। क्या तरीका है देखते हैं, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास ये एक प्राकृतिक बहुलक है कोई, जैसे मैं कह दूं कि मान लो ये है हमारे पास प्राकृतिक रबड़ है। चलो क्या है, मान लो हमने लिया प्राकृतिक रबर कह दो या रबड़ कह दो, एक ही बात है। और हमें पता है कि इसकी कम प्रत्यास्थता है। इसकी प्रत्यास्थता क्या है? कम है। यदि इसकी प्रत्यास्थता कम है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस रबड़ को सल्फर यानी गंधक के साथ गर्म कर दो। सल्फर माने तो पता ही है आपको, गंधक, ठीक है। इसके साथ इसे आप गर्म कर दो। यदि गर्म कर दोगे ना तो क्या होगा कि जो इसकी जो श्रृंखलाएं हैं ना, ये श्रृंखलाएं तीन ही बनाता हूं, चलो इन श्रृंखलाओं के बीच यहां सल्फर आ जाएगा। इस तरह सल्फर आ जाएगा, जिससे श्रृंखलाएं बहुत मजबूती से जुड़ जाएंगी। भाई पहले इनके बीच क्या था? दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल था। अब ये क्या हुआ है कि बीच में आ गया है सल्फर, और सल्फर ने क्या करा है आपको बताया, सल्फर की संयोजकता 2 है, वो 2 बॉन्ड बना सकता है, छठे ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह क्या होता है कि रबड़ की श्रृंखलाएं जो हैं वे आपस में जुड़ जाती हैं, और इस तरीके से जो प्राप्त हमें रबड़ होती है उसे कहते हैं, यहां लिख दूं इधर, वल्कीनीकृत रबर आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि ये होती है वल्कीनीकृत रबर, और इसकी प्रत्यास्थता होती है अधिक, क्योंकि मजबूत बीच में ही सल्फर ने बॉन्ड बना के आपस में जोड़ दिया ना श्रृंखलाओं को। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इस तरीके से प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि यदि आप प्राकृतिक रबड़ लेते हो जिसकी प्रत्यास्थता होती है कम, उसे सल्फर के साथ गर्म करते हो तो सल्फर श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ देता है। ये आपस में ज्यादा मजबूती से जुड़ने के कारण प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस घटना को हम वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण कह दो या वल्कीनीकरण कह दो, एक ही बात है। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण। पेपर में आता है कि रबड़ का वल्कनीकरण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या फायदा है इसका।
कर दोगे ना क्वेश्चन को? तो ये मैंने तो बता दिया आपको बीच में ही, एक नोट में आप इसे लिख लेना, नोट बना लेना इसे, नोट। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है प्रत्यास्थ बहुलक बताओ, तो आप प्राकृतिक रबड़ बता सकते हो, और उसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने का तरीका वल्कनीकरण बता सकते हो। अब हम बात करेंगे नंबर बी की। नंबर बी है बेटे रेशेदार, रेशेदार बहुलक या फाइब्रस बहुलक। रेशा फाइबर को कहते हैं ना। रेशेदार बहुलक क्या होता है बेटे कि इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव डैश लगाओ यहाँ हाइफन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है जो इनके बीच काम करता है। तो क्या होता है बेटे, या तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, और एक बात बताता हूं, इसे रेशेदार बहुलक पता क्यों कहते हैं? इसे रेशेदार बहुलक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके क्या बनाए जाते हैं? रेशे बनाए जाते हैं। इनके रेशे बनाए जाते हैं। इनके रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो नायलॉन, नायलॉन एक रेशा है, और डेक्रोन, डेक्रोन भी एक रेशा है। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारे रेशेदार बहुलक। इतना ही आपको समझना है। नंबर सी पे आ जाओ जरा। अब हम बात करेंगे ताप सुनम्य बहुलक की। ताप सुनम्य, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ताप सुनम्य बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुलक गर्म करने पर, ये बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, तथा ठंडा करने पर, पुनः क्या हो जाते हैं बताओ? कठोर हो जाएंगे, पुनः कठोर, या आप ठोस भी कह सकते हो जाते हैं। ठीक है बेटे, इसे कहते हैं ताप सुनम्य बहुलक। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो पॉलीथीन, जैसे यहाँ लिखते हैं, चलो एग्जाम्पल, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, और पॉलीस्टाइरीन हो गया। पॉलीस्टाइरीन फॉर्म होती है, फॉर्म, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, और पीवीसी भी ऐसा ही होता है। ठीक है बेटे, तो ये होते हैं ताप सुनम्य बहुलक जो गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? नर्म या मुलायम हो जाते हैं, और ठंडा करने पर पुनः क्या हो जाते हैं? कठोर या ठोस या दृढ़।
अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बात करेंगे। एक प्रकार इसका और है, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर डी पे हम पढ़ेंगे बेटे ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ऐसा बहुलक जो गर्म करने पर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अज्वलनशील हो जाता है, अगलनीय हो जाता है। ताप दृढ़ बहुलक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ताप सुनम्य बहुलक, उसे हम कह सकते हैं थर्मोप्लास्टिक या थर्मोपॉलीमर। तो यहाँ आपको समझना है कि ये गर्म करने पर कठोर कैसे हो जाते हैं? कठोर, अज्वलनशील कैसे हो जाते हैं? अज्वलनशील हो जाते हैं, कौमा अगलनीय कैसे हो जाते हैं? अगलनीय भी हो जाते हैं, और बेटे अघुलनशील भी हो जाते हैं, तथा अघुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं, ऐसे लिखते हैं, पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा है ताप दृढ़ बहुलक। चलो इनके एग्जाम्पल देख लो आप। इनके एग्जाम्पल में एक तो मैंने आपको समझाया था अभी, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है, यदि आप इसे गर्म करोगे और कठोर हो जाएगा। ठीक है, और एक है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इंग्लिश में लिखना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं लिख देता हूं इंग्लिश में बीच बीच में, इसलिए तो लिख देता हूं। एक होता है मेलेमाइन या मेलेमीन, हिंदी में लिखा जाता है मेलेमीन आदि। तो ये हुए 4 प्रकार हमारे। ठीक है बेटे, ये 4 प्रकार और सीखने हैं। अब आपको एक बात और सिखाता हूं। चलो यहाँ, यदि कोई आपसे पूछता है ना कि ताप सुनम्य बहुलक, ताप सुनम्य बहुलक तो अभी पढ़े थे हमने, थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं इन्हें, ताप सुनम्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक, इनमें अंतर बताओ। तो आपको थोड़े से अंतर जरूर आने चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। थोड़े से अंतर जरूर आने चाहिए आपको दोनों में। नंबर 1, सबसे पहला अंतर, ताप सुनम्य बहुलक का पहला बात यह है कि ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। गर्म करने पर मुलायम, यदि आप इन्हें गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? मुलायम हो जाएंगे। और यदि इन्हें गर्म करोगे तो गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? कठोर। सेंटेंस पूरा लिख लेना आप, लिखना चाहो तो ये तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। नंबर 2, ठंडा करने पर पहली अवस्था में आ जाते हैं। ठंडा करने पर पहली अवस्था में आ जाते हैं पुनः। और यदि इनकी बात करो तो ये तो बदल चुके हैं एक दूसरे पदार्थ में। तो जब इन्हें आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर
पहली अवस्था में नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, अच्छा चलो तीसरी बात सीखते हैं क्या है। ये बेटे बहुत कम भंगुर होते हैं, यानी कि मोड़ने पर चटकते नहीं, बहुत कम भंगुर होते हैं। और ये बहुत अधिक भंगुर होते हैं, तो हम लिखेंगे बहुत अधिक क्या होते हैं? भंगुर। ये बहुत अधिक भंगुर होते हैं, मोड़ने पर चटक जाएंगे। कई बार आपके प्लग या सॉकेट भी चटक जाते हैं, आपका होल्डर भी चटक जाता है। नंबर 4, इनकी जो संरचना होती है ना, इनकी संरचना होती है रैखिक। कैसी संरचना है बेटे? रैखिक। और इनकी संरचना मैंने समझाया था, अभी संरचना भी आपको समझाया था संरचना के आधार पर। संरचना कैसी होती है? त्रिविम जालक। इनकी संरचना त्रिविम जालक जैसी होती है। ये चीज मैंने समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। और इनका जो निर्माण होता है ना, जब ये बनते हैं तो इनका निर्माण होता है योगात्मक बहुलकन से, या बहुलकीकरण कह दो, एक ही बात है। और बेटे इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है संघनन बहुलकीकरण से, या संघनन बहुलकन कह दो आप, बहुलकन। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी है, ये थोड़े से अंतर याद रखने हैं। और बेटे यदि आप इन्हें गर्म करोगे ना, गर्म करके किसी भी आकार में बदला जा सकता है। जब ये मुलायम हो जाते हैं फिर तो बदल ही देंगे हम किसी भी आकार में इन्हें। ठीक है, और इधर क्या लिखें? गर्म करके किसी भी आकार में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है बेटे, नहीं बदल सकते हम, क्योंकि ये गर्म कर मुलायम ही नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि बहुलक किसे कहते हैं, पॉलीमर किसे कहते हैं, बहुलकन का क्या मतलब होता है, या बहुलकीकरण का क्या मतलब होता है, या बहुलीकरण का क्या मतलब होता है, या पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है। और आपके समझ में आया होगा कि बहुलकों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से या कितने आधारों पर कर सकते हैं, और प्रत्येक आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। और हमने लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस किया है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है, यानी ताप सुनम्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक में क्या अंतर होता है। ठीक है बेटे, बस आप रेगुलर अपनी स्टडी करते रहो, नोट्स अपने बनाते रहो। यदि आप अपने आप हाथ से लिखकर नोट्स बनाओगे तो सबसे अच्छे नोट्स होंगे और बहुत अच्छा आप समझ पाओगे केमिस्ट्री को। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।